Hello, hi everyone. Good evening, all of you. How are you? I hope you all will be doing good. I'm Shushila. You are most welcome, Learn Moment channel. Today, I will discuss about political science का टॉपिक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम लेनिन की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज देखिए एक ऐसा संगठन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो संपूर्ण समाज या देश के व्यापक हितों के संदर्भ में यानी अपने सेवार्थियों यानी जो सेवा करने वाले सेवार्थियों के लिए उनके हितों को बढ़ावा देने के लिए कुछ निश्चित सिद्धांत, कुछ नियम, कुछ रूल्स यानी कार्यक्रम का समर्थन करते हैं और बाद में इन्हें इम्प्लीमेंट्स करने के लिए, इन्हें क्रियान्वित करने के लिए राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। यानी इनके पास राजनीतिक दल क्या, यानी ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का समूह है जो जिसमें पॉलिटिक्स की एक्टिविटी होती है, जिसमें जो है ये अपने लोगों के लिए वो व्यापक हितों का नहीं एक इंटरेस्ट की बात करते हैं, उनके लिए कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए कार्यक्रम बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं उनके लिए, तो व्यापक हितों की बात करते हैं और उसके लिए यानी इम्प्लीमेंट करने के लिए यानी इन कार्यों को करने के लिए वो राजनीतिक सत्ता यानी एक सत्ता पावर चाहते हैं। तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अब जैसा कि पॉलिटिकल पार्टी के फीचर्स हैं, अगर विशेषताएं समझे तो करंट में हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का उसको माइंड में रख के समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी एक लोगों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, स्थायी संगठन होता है और उनके जो इस संगठन में बहुत सारे जो लोग होते हैं, शामिल होते हैं, सेवार्थी होते हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए वो समाज के व्यापक हितों की बात करते हैं और कुछ निश्चित सिद्धांत, कुछ रूल्स, कुछ नीतियाँ, कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनका समर्थन करते हैं, कार्यक्रम्स को बनाते हैं और राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने की बात करते हैं। और जो राजनीतिक दल हैं यानी जैसे कि अगर हम अपने देश में बात करें तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है और बहुत सारे मतलब मल्टी मल्टी सिस्टम है, यानी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। तो इनके विवादों को कैसे सुलझाया जाए ताकि ये संतुष्ट रहें, तो उसके लिए जो है चुनाव के द्वारा ये कौन पार्टी सत्ता में आएगी, कौन पार्टी शक्ति प्राप्त करेगी, तो चुनाव के द्वारा ये निर्णय किए जाते हैं। यानी चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाता है और बाद में जो भी निर्णय आता है यानी अल्पमत जो आता है या बहुमत है, बहुमत के निर्णय को जो है आदरपूर्वक स्वीकार कर लिया जाता है। इस तरीके से विवाद भी नहीं होता है। लेकिन अगर करंट में हम देखें तो ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के कितना विवाद उठता है कि एक जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे पे ब्लेमिंग करती हैं कि ये गड़बड़ी कर दी है। जब वो जीतते हैं तो वो दूसरे पे, तो वो जब वो हारते हैं तो दूसरी पार्टी उस पर ब्लेम करते हैं, जब दूसरी पार्टी हारती है तो उस पर ब्लेम करते हैं कि ये ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई। लेकिन थ्योरिकल अगर हम पढ़ेंगे तो जो भी है, जो भी डिसीज़न आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बाद, क्योंकि करप्शन की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है पॉलिटिक्स में जो है एक अप्स डाउन्स आ गए हैं, तो चीज़ें कुछ व्यवहारिक रूप से भी ऐड हो गई हैं जो एक थ्योरी जो बात कर रही है थ्योरी से हट करके। तो ये सब चेंज हैं, वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज हैं, तो वो समय समय पे चेंज होते रहते हैं, हमें परिवर्तन होते रहते हैं, तो उनके बारे में भी समझते रहें कि चीज़ें हमें कहाँ से कैसे रिलेट करना है। अगर बात करें देखिए तो जो पार्टी सिस्टम है, पार्टी सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में एक दलीय पार्टी आ जाती है, ठीक है, एक दलीय पार्टी आ जाती है, सिंगल पार्टी सिस्टम, दो दलीय यानी टू पार्टी सिस्टम, और जिसमें अगर हम एक दलीय पार्टी की बात करेंगे तो उसमें टोटलिटेरिज्म, और सिंगल पार्टी सिस्टम टू पार्टी की बात करें तो इसमें दो दल होते हैं। जैसे किसी दल जिससे बात कर लें कि जहाँ पे अगर अमेरिका ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ दो दलीय पार्टी ही प्रभुत्व डोमिनेंट है, कार्य करती हैं। अगर एक दलीय पार्टी की बात करें तो जैसे चाइना, रसिया हो गया, इनका एग्जांपल ले सकते हैं, तो यहाँ पे एक दलीय पार्टी सिस्टम काम करती है। और मल्टी पार्टी की बात करें तो अपना भारत ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी मल्टी पार्टी हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे दल हैं और बहुत सारे चूँकि, और मल्टी पार्टी के अगर पार्टी सिस्टम की बात करते तो फिर जो है डेमोक्रेसी, जो लिबरल डेमोक्रेसी की माना जाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वही प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं जहाँ पे लिबरल की बात करते हैं, जहाँ पे लिबर्टी होगी वहीं पे पार्टियाँ प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन करने के लिए स्वतंत्र होती हैं।
जैसा कि एक विचारक हैं, उन्होंने थ्योरी दी है, एक उन्होंने परिभाषा दी है, उनका नाम है W.B. मनरो। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र राजनीतिक दलों का शासन लोकतंत्री शासन का ही एक दूसरा नाम है, कि राजनीतिक दल वहीं पनप सकते हैं, वहीं प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं जहाँ पे स्वतंत्रता होगी, जहाँ पे लोकतांत्रिक शासन होगा। ठीक, तो ये बात है। अब हम इसी में बात करेंगे दलीय प्रणाली सिस्टम के सिद्धांत। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट पार्टी ऑफ द सिस्टम पार्टी, और सिस्टम पार्टी हम लेनिन का पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि जो राजनीतिक दल हैं उनका अस्तित्व क्यों आता है, यानी वो राजनीतिक दल जो पॉलिटिकल जो पार्टी सिस्टम है, जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अस्तित्व में ही क्यों आती हैं। ये सामाजिक शक्तियों को किस प्रकार से संगठित और किस प्रकार से उसका संचालन करती हैं, ये किस प्रकार से उनके उद्देश्यों का पूर्ण करती हैं, और ये जो दलीय प्रणालियाँ हैं, सिस्टम है, किस तरीके से विकसित होती हैं, किस तरीके से डेवलप होती हैं और किस तरीके से फंक्शन करती हैं। और ये जो समस्याओं की व्याख्या एक दलीय पार्टी सिस्टम के अनेक प्रकार, अनेक इनके सिद्धांत, अनेक इनके रूप प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें लेनिन का हम भी पढ़ेंगे, और इसमें रॉबर्ट मिशेल आते हैं, डुवर्जर आते हैं, सार्टोरी आते हैं। तो इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है पॉलिटिकल यानी पार्टी सिस्टम के बारे में, कि किस तरीके से पार्टी की बात करते हैं। जो एक पार्टी की बात कर रहे हैं जिसमें हम उसमें पढ़ेंगे लेनिन। तो लेनिन ने अपनी थ्योरी यानी जो इसमें कहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेनिन मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, प्रेरित हैं, और लेनिन ने यह तर्क दिया है कि पूंजीवादी समाज में परस्पर स्पर्धा करने वाले जो दल हैं वो इसलिए पनपते हैं क्योंकि वे सर्वाहारी वर्ग और जो बुर्जुआ वर्ग के परस्पर विरोधी दलों के वर्ग यानी जो परस्पर विरोधी वर्गों और परस्पर विरोधी हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या कहा लेनिन ने कि पूंजीवादी समाज में यानी कैपिटलिस्ट समाज में जो दल हैं वो इसलिए पनपते हैं, वो इसलिए डेवलप होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो सर्वाहारी और जो बुर्जुआ वर्ग है यानी सर्वाहारी वर्ग के परस्पर वर्गों के और परस्पर वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। और फिर दूसरा वो कहते हैं, लेनिन कहते हैं कि जो समाजवादी समाज है यानी जो सोशलिस्ट सोसाइटी है, वहाँ पे इन दलों की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। तो हम कह रहे थे कि जो समाजवादी, लेनिन कहते हैं कि जो समाजवादी समाज है, सोशलिस्ट समाज में, वहाँ पे दलीय पार्टियों की प्रतिस्पर्धा की यानी उनकी जो कंपटीशन की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। तो क्योंकि वो बात करते हैं कि वहाँ की जो सर्वाहारी जो प्रोलेटेरिएट हैं का जो दल सर्वदा बहुत ज़रूरी हो जाता है, यानी सर्वाहारी वर्गों के लिए एक दल की आवश्यकता हो जाती है जो एक नेतृत्व लीडरशिप के रूप में कार्य करती है इन जो है विरोधी संघर्षों के रूप में। यानी जब वहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि समाजवादी समाज में ऐसी प्रतिस्पर्धाओं की कोई गुंजाइश नहीं होती है क्योंकि सर्वाहारी वर्ग तो इस स्थिति में जब वहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती तो इस संदर्भ में सर्वाहारी वर्गों के नेतृत्व के लिए एक दल की आवश्यकता हो जाती है, एक क्रांतिकारी दल की आवश्यकता हो जाती है। तो ये लेनिन कह रहे हैं, इसीलिए वो दल की स्थापित करने की बात कर रहे हैं कि एक दल होना चाहिए इन सर्वाहारी वर्गों का नेतृत्व करने के लिए, इनको इनके कार्यों को संपन्न कराने के लिए। ठीक, तो लेनिन ने व्हाट इज़ टू बी डन अपनी बुक व्हाट इज़ टू बी डन में ये कहा है कि चूँकि जो कामगार हैं, जो वर्कर हैं, इनको जो चेतना है वो बाहर से दी जा सकती है, यानी जो उनको कॉन्शियस है वो उनको क्लास कॉन्शियस माने बाहर से दी जा सकती है, क्योंकि आर्थिक स्ट्रगल से इनके अंदर चेतना नहीं जगेगी, इसलिए हमें चेतना बाहर से देनी होगी, इनको बाहर से प्रेरित करना होगा क्रांति करने के लिए। तो ये बात करते हैं लेनिन। तो लेनिन ने मजदूर संघ जो चेतना है यानी ट्रेड यूनियन कॉन्शियसनेस है और जो सोशल डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस है, इसमें अंतर करते हैं। वो बताते हैं कि जो यूनियन ट्रेड कॉन्शियसनेस है वो तो ईजिली से स्वाभाविक रूप से ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब उसमें अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, लेकिन जो सोशल डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस है वो इसमें अपने आप को विकसित नहीं कर पाते हैं। इसके लिए जो है एक साम्यवादी दल की भूमिका निभानी पड़ेगी, साम्यवादी दल को स्थापित करना पड़ेगा।
जो ये उसमें चेतना भरेंगे, यानी चेतना जगाएंगे, यानी सोशल डेमोक्रेटिक के प्रति। तो इस तरीके से लेनिन वार्निंग देते हैं कि कुछ पूंजीवादी हैं, इस संदर्भ में कहते हैं कि कुछ पूंजीवादी जो हैं वो कुछ कामगारों को घूस देकर, यानी पैसा देके, ब्राइफ दे करके वो अपनी तरफ कर लेते हैं, और कुछ कामगार भी वो अपने हितों की पूर्ति के लिए वो यानी कुछ कंसेशन, कुछ रियायतों पर वो पूंजीवादियों के साथ मिल जाते हैं, और वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, यानी जो उनका लक्ष्य होता है कि क्रांति करना, वो अपने लक्ष्य से हट जाते हैं, वो भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ पे एक क्रांतिकारी दल का होना आवश्यक है, ताकि ये जो सर्वाहारी वर्ग के लोग हैं, जो कामगार वर्ग हैं, वो अपने रास्ते से भटके नहीं। उनको क्या करना है, उनको एक मार्गदर्शन देने वाला होना चाहिए। तो इसलिए वो इसकी बात कर रहे हैं कि क्रांतिकारी दल होना चाहिए। तो 1905 में लेनिन ने एक दलीय संगठन, यानी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करते हुए डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म शब्द का प्रयोग किया था, और कहा कि जो इसमें ये कहा गया कि जो दल का नेतृत्व, यानी जो पार्टी है उसका लीडरशिप उसकी कौन करेगा, इसका ये क्वेश्चन बनता है कि लीडरशिप कौन करेगा। तो इसका निर्णय किसके कैसे होगा, चुनाव के द्वारा होगा, इलेक्शन कराया जाएगा, इलेक्शन में जो नेता जीतेगा वही जो है पार्टी का एक नेतृत्वकर्ता बनेगा, और बाद में ये जो लीडर है वो सारे और वर्कर हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी अकाउंटेबल निभाएगा, यानी वो पूरी जिम्मेदारी देखेगा इस तरीके से। तो अगर ये लीडर सही से वर्क नहीं करेगा तो उसको हटाया भी जा सकता है। इसमें बाद में दो शर्तें और जोड़ दी गई। इसमें कहा गया कि जो दल के जो डायरेक्टिंग ऑर्गन हैं उनके भी जो पोस्ट भरे जाएंगे तो वो भी चुनाव के द्वारा भरे जाएंगे, चुने जाएंगे। और जो दल के जो ऊंचे नीचे जो सभी जो और जो पद हैं उनमें एक क्या कहेंगे, अपने अपने संगठन हैं, और उन संगठनों को अपना विवरण देना पड़ेगा, और दल के सभी जो विवरण दिए जाएंगे। फिर बाद में देखो, दल में शासन कैसा होगा, कठोर होगा, रिजिड होगा, ठीक। और जो अल्पमत को जो भी इलेक्शन होगा, जो भी बहुमत का निर्णय आएगा, वो अल्पमत उसको स्वीकार करना पड़ेगा उसको। और जो ऊपर के जो पद हैं, यानी जो बात करें तो अपर के जो उच्च अंग हैं, जो ऑर्गन हैं, उनके जो लीडर हैं, वो निम्न पद वाले जो लीडर हैं उनको जो भी निर्णय वो देंगे उनको बाध्यकारी हो, मतलब उनको मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है वो इस तरीके से कार्य करेगा, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। एक तरीके से जब देखो ये दल हैं, जब कोई नीति पर कार्य निर्णय लिया जाएगा तो सभी दल शामिल होंगे, लेकिन जब उसके बाद में एक बार निर्णय ले लिया जाने के बाद इसमें कोई कंसेशन, कोई छूट देने की बात नहीं की गई है। फिर इसको ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, और इसमें कोई त्रुटि नहीं, कोई गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो इस प्रकार जो है, जो साम्यवादी दल हैं वो बाद में क्या करेंगे, वो जन समुदाय के लोगों को अपने साथ मिला करके वो जो अपनी आइडियोलॉजी के साथ प्रचार करेंगे, और उसके बाद में वो उसको क्रांत करने के लिए प्रेरित करेंगे, और इस तरीके से वो एक साथ एकजुट होंगे और पूंजीवादी जो व्यवस्था है, यानी जो कैपिटलिज्म सिस्टम है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए वो तत्पर हो जाएंगे, वो रेडी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब पूंजीवादी जब सत्ता, यानी जो कैपिटलिस्ट समाज में जब रूलिंग ये सत्ता है, उस समय जो पार्टी है वो अपोजिशन का कार्य करेगी, यानी विपक्ष का कार्य करेगी, निभाएगी। और जब क्रांति के बाद जब साम्यवादी दल सत्ता संभाल लेगा, तब उसमें सर्वाहारी वर्ग का अधिनायक तंत्र, यानी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट स्थापित हो जाएगा। उसके बाद में उत्पादन के जितने भी संसाधन हैं, राज्य की जितनी शक्तियां हैं, और वो सभी जो है इन सर्वाहारी वर्ग के हाथों में आ जाएंगी, और जो पूंजीवादी के अवशेष हैं उनको सभी को ख़त्म कर दिया जाएगा। इस तरीके से जो क्या कहते हैं उसको, काउंटर रिवोल्यूशनरी, यानी जो अन्य पार्टियां जो पार्टी इस जो सर्वहारी दल के अगेंस्ट जो पार्टी होंगी, जो क्रांति कर रही होंगी, यानी जो अगर ये पार्टी दल जो क्रांति कर रही है कैपिटलिस्ट वर्ग के अगेंस्ट, तो एक और भी दल होगा जो इनके अगेंस्ट रिवोल्यूशन कर रहा होगा, यानी क्रांति कर रहा होगा, तो उसको काउंटर करेंगे। इस तरीके से उसको कुचल करके बाद में फिर एक स्वच्छ व्यक्तियों की एक श्रम को अनिवार्य बनाकर, यानी फिर एक पूरी तरीके से सिस्टम अपनी तरह से ढालेंगे, और टेक्नोलॉजी को इतना डेवलप करेंगे कि उत्पादन क्षमता की हाईएस्ट स्टेज को प्राप्त कर ले। तो ये बात कहते हैं लेनिन, ये अपना सिद्धांत देते हैं। इसमें एक पार्टी की बात करते हैं, जो कि पार्टी क्यों होनी चाहिए।
तो इनकी कुछ निंदा भी होती है, इसके में मतलब क्रिटिसिज्म भी किया गया है कि एक तरफ एक दली पार्टी के बारे में कि लेनिन का जो वर्ग सिद्धांत पे मोस्टली ये बात करता है, केवल दली पर, और ये इसमें जो है परस्पर पूंजीवादी और जो कामगार हैं उनके परस्पर विरोधी दलों की उत्पत्ति, उनकी भूमिका के बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके से जो दल है, देखिए इसमें जो कामगार वर्ग और जो ये है एक ही दल यानी साम्यवादी दल का एकाधिकार की बात, इस तरीके से एकाधिकार स्थापित हो जाएगा। निंदा होती है कि सारी जो सत्ता है, सारा पावर है, सारी समाज की शक्ति है, जो संसाधन है, सब तो दल के हाथ में चले जाएंगे, और जो जो साधारण कामगार हैं वो तो बस केवल नामात्र के रह जाएंगे। उनकी भावनाएं, उनकी जो विवेक, उनकी जो स्वतंत्रता है, वो तो सब एक पार्टी के अधीन हो जाएगी। तो इस तरह वह जो है व्यवसायिक क्रांतिकारी का अग्रणी विगार्ड ऑफ द प्रोफेशनल रेवोल्यूशंस की संज्ञा दी जाती है कि इस व्यवसाय के अंतर्गत स्वयं जो वर्कर हैं वो अपने विचार व्यक्त करने के लिए, भावनाओं को प्रकट यानी व्यक्त करने के लिए कोई उनके पास अवसर ही नहीं रह जाएगा, तो वो तो दल के कठपुतली बन जाएंगे। तो इस तरीके से वो कोई निर्णय ही नहीं ले सकते हैं, बस खाली वो औपचारिकता रह जाएगी कि हाँ वो पार्ट हैं दल के। तो इस तरीके से ये आलोचना होती है, और यानी जो दल है वो फाइनल बात करता है कि दल का अधिनायक तंत्र बन जाता है, यानी जो बात कर रहे थे सर्वहारी वर्ग के अधिनायक तंत्र बनेगा, लेकिन वो बाद में वो दल यानी ओवरऑल दल पे ही सारा कुछ केंद्रित हो जाता है। तो ये उनकी आलोचना होती है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक, और मेरी बात समझ में आएगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।